तो हेलो फ्रेंड्स एंड स्वागत है आपको दोबारा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो कि है आपका अपना एग्रीकल्चर स्टूडेंट अकेडमी। फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं अपने नए सब्जेक्ट के ऊपर जो कि है अपना इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री। जैसे आप जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारा फोकस बैच चल रहा है। हमने एग्रोनॉमी साथ ही साथ एग्रीकल्चर हेरिटेज ये दोनों सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनके दोनों वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं। आप हमारे चैनल पे विजिट करके उसका ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिए क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के एंड आने वाले हैं, नेक्स्ट ही मंथ है। तो इसलिए हमने कोशिश किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर सकें। फ्रेंड्स एक और अनाउंसमेंट करनी थी छोटी सी कि आप प्लीज़ एक बार ज़रूर वीडियो चेकआउट किया कीजिए जब भी आपके बेल आइकन पे आता है, जब भी आपको पता चलता है कि अपलोड हो गया है उसको ज़रूर चेकआउट करें। आप वीडियो को पूरा देखने के बाद ही नोट को देखें। उससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपको ज़्यादा बेहतरी समझ में आएगा और आपके जो भी डाउट्स होंगे अपने सिलेबस को लेके वो सारा क्लियर आउट हो जाएगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ ऐसा कीजिए जिसकी वजह से आपको मदद मिलेगा अपने एग्जामिनेशन हॉल में। ओके, एग्जामिनेशन पेपर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं एक वीडियो में दोनों यूनिट कवर करने वाला हूँ आपके, ठीक है। टोटल आपके 4 यूनिट है फॉरेस्ट्री में, तो मैं एक सब्जेक्ट में कोशिश करूँगा एक वीडियो में दो पूरे के पूरे आपके यूनिट कवर हो जाए और फिर अगले वीडियो में आगे के दो कर दूंगा, जिसकी वजह से कम वीडियो में ज़्यादा लेक्चर कवर हो पाएंगे। मैंने ये भी नोटिस किया है फ्रेंड्स कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके एंड टर्म में वो सारे इंटर रिलेटेड होते हैं। मैं बताऊंगा कि कौन क्वेश्चन किस टर्म से ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स पहले कुछ टर्म है, इसके बारे में आप जानकारी रखिए। अगर आपको है तो गुड, अगर नहीं है तो प्लीज़ इसके बारे में जानकारी रखिए। जैसे फॉरेस्ट्री हो गया, आपका एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री हो गया, मिक्स्ड फॉरेस्ट्री हो गया, स्ट्रिप प्लांटेशन हो गया, फार्म फॉरेस्ट्री हो गया, और भी कुछ टर्म्स है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, सो डोंट वरी, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म है आपका फॉरेस्ट्री। फ्रेंड्स फॉरेस्ट्री जैसा आप जानते हैं ये एक साइंस है और क्राफ्ट है। किसका? क्रिएटिंग, बनाना, मैनेजिंग, मैनेज करना, यूजिंग, किसी भी चीज़ का उपयोग करना, कंजर्विंग, बचाना, और रिपेयरिंग करना फॉरेस्ट का, दोबारा उसको खड़ा करना, ठीक है। आपके फॉरेस्ट हो सकते हैं, वो वुडलैंड हो सकते हैं, आपके एसोसिएट रिसोर्सेज हो सकते हैं ह्यूमन एंड इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। आपको समझ में आया? तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है आपका एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। फ्रेंड्स देखिए, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री एक अलग इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये 5 नहीं तो 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। मैं डिफिनेशन बता देता हूँ, आप इसके एडवांटेजेस अपने आंसर शीट में ऐड कर सकते हैं। अगर डिफिनेशन पता हो तो आप इजीली किसी भी टर्म का एडवांटेजेस भी बता सकते हो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, क्योंकि फॉरेस्ट्री है इसलिए। फ्रेंड्स डिफिनेशन पे आते हैं। फॉरेस्ट्री एक्सटेंशन या एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री जो आप कह लो, दोनों एक ही है, ओके। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये एक सिस्टम है, ठीक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन का, जिसको डिजाइन किया गया है। किस लिए डिजाइन किया गया है? ताकि हम फॉरेस्ट पब्लिक फेवरेबल एटीट्यूड्स को डेवलप कर सकें, ठीक है, टुवर्ड्स मतलब किसकी तरफ कर सकें, ताकि हमारा जो फॉरेस्ट है वो कंजर्व किया जा सके, यानी बचाया जा सके, ठीक है। और डिजायर कैपेबिलिटीज जो भी हैं फॉरेस्ट की उनको हम अचीव कर सकें। समझ रहे हो मेरा बात? देखिए, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री ये साफ साफ बताता है फ्रेंड्स, ये एक ऐसा नॉन फॉर्मल एजुकेशन है जिसको डिजाइन किया गया है हमारे डेवलपमेंट के लिए, ताकि हम जो भी फेवरेबल एटीट्यूड्स है, ठीक है, एटीट्यूड्स है किसकी तरफ? फॉरेस्ट की तरफ। क्या करने के लिए? उसके डिजायर कैपेबिलिटीज या उसको कंजर्व करने के लिए एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, ठीक है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स जो भी मैंने फॉरेस्ट्री के डील किए हैं उसमें मैंने अच्छी तरह डिफिनेशन बताया है। अगर इसमें आपको क्लियर नहीं है तो आप उसमें जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं।
चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं मिक्स्ड फॉरेस्ट्री पे। डिफिनेशन ज़्यादा आपको समझना जरूरी है फ्रेंड्स, अगर आप समझ गए तो आप अपने वर्ड्स में लिख देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। फ्रेंड्स आते हैं मिक्स्ड फॉरेस्ट्री पे। फ्रेंड्स मिक्स्ड फॉरेस्ट्री क्या होता है ना, कि मान लीजिए आपने एक ही जगह बहुत डिफरेंट टाइप्स के पेड़ लगा दिए, ठीक है, जंगल में। अब देखिए जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं ना, जो आदि मानव होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं फ्रेंड्स, वो लोग क्या करते हैं ना कि उनको ज़्यादा कल्टिवेशन का नॉलेज नहीं होता है, तो वो एक जगह पे जो भी कल्टीवेट करने के लिए ट्री उगा सकते हैं, या एशियन टाइम में जो उगाया जाता था, उन्हीं को वो लोग कंज्यूम करके, मतलब यूज़ करके खाते हैं, ठीक है, ताकि उनका किसी तरह जीवन व्यतीत हो सके। तो पहले ज़माने में क्या होता था कि जंगलों में, सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स जंगल होते थे। तो हुआ क्या था ना कि जब दो या उससे ज़्यादा प्रोडोमिनेंट काइंड्स, एक जैसे दिखने वाले ट्रीज, ठीक है, या कुछ हद तक डिफरेंट, यहाँ प्रोडोमिनेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स कुछ हद तक डिफरेंट होता, मतलब टोटली नहीं। अब देखिए दो पेड़ के बीच में आप क्या डिफरेंस बता सकते हो, एक टॉल हो सकता है, एक शॉर्ट हो सकता है, एक का कलर पिंक हो सकता है, एक का कलर ग्रीन हो सकता है, मतलब ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होंगे, तो थोड़े बहुत उसको करते हैं प्रोडोमिनेंट काइंड। ओके, तो ट्रीज में ये जो प्रोडोमिनेंट काइंड जो होते हैं फ्रेंड्स, और विथ एटलीस्ट 20%, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, स्टैंडर्ड कंस्टिट्यूंट के कंपैरिजन में, और मोस्ट कॉमन ट्रीज के कंपैरिजन में। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि फॉरेस्ट में ऐसे बहुत सारे ट्रीज पाए जाते हैं जो अलग अलग प्रजाति के होते हैं। आई मीन जैसे कोई टॉल होता है, कोई ड्रॉप होता है, डिफरेंट कैरेक्टर के होते हैं। तो उन सब फॉरेस्ट्री को ना, जो अलग अलग पेड़ों से भरा हुआ हो, ठीक है, उसको हम मिक्स फॉरेस्ट्री कहते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए एक जंगल में आम का पेड़ भी है, ठीक है, लीची का पेड़ भी है, ठीक है, एप्पल का पेड़ भी है, मतलब सारे फ्रूट्स के पेड़ मान लीजिए एक जगह पे, ठीक है, और वो एक जंगल है, तो उसको मिक्स्ड फॉरेस्ट्री कहेंगे। ओके, ऐसे बहुत सारे जगहों पे देखा गया है। आप अगर अमेजोन जंगल आपने डिस्कवरी में या फिर अदर कहीं इमेजेस देखे होंगे, तो वहाँ पे डिफरेंट वेराइटी के आपको ट्रीज मिलेंगे, ठीक है। अब वो या तो हाइट के बेसिस पे हो सकते हैं, या उनका कुछ करेक्टर हो सकता है, या उनका लीफ बेस हो सकता है, या उनका कलर, कुछ भी हो सकता है, उसको हम मिक्स फॉरेस्ट्री कहेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, और जो है स्ट्रिप प्लांटेशन। देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रिप प्लांटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। स्ट्रिप प्लांटेशन और मिक्स्ड फॉरेस्ट्री, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये 5 और 10 मार्क्स में पूरी पूछे जाते हैं। इसके एडवांटेजेस पूछे जाते हैं, मैंने इसको इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि आप ये खुद से बना के लिख सकते हो। ओके, नो डाउट, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो मैं हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी देने का। तो फ्रेंड्स आते हैं स्ट्रिप प्लांटेशन पे। स्ट्रिप प्लांटेशन क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए वो प्लांट जो कि बहुत ही फास्ट ग्रो करे, या आप बोल सकते हैं वो स्पीसीज जो बहुत ही फास्ट ग्रो करे, ठीक है, उसको हम स्ट्रिप कहते हैं, ठीक है। अब इसी का अगर आप प्लांटेशन करते हो, ठीक है, पब्लिक रोड्स में, कैनाल्स में, या रेलवे लाइंस में, इसके आसपास, तो उसको स्ट्रिप प्लांटेशन कहते हैं। समझ रहे हो ना मेरा बात। हम वो प्लांट्स को लेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या हो, फास्ट ग्रो हो, वो स्पीसीज उठाएंगे प्लांट के, ट्रीज के, जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग हो स्पीसीज, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिप कहते हैं। जो फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज होते हैं ट्रीज में, उसको हम स्ट्रिप कहते हैं। ओके, और अगर उसी का हम प्लांटेशन, यानी कि उसका प्लांटेशन अगर पब्लिक रोड, कैनाल्स, पब्लिक प्रॉपर्टीज या रेलवे स्टेशन पे करते हैं, तो उसको हम स्ट्रिप प्लांटेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स डेफिनेशन, इट्स ऑल इजी, ठीक है। ये 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं कुछ अदर टर्म्स पे जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है फार्म फॉरेस्ट्री। देखिए फ्रेंड्स, मिक्स फॉरेस्ट्री हो, फार्म फॉरेस्ट्री हो, दोनों अलग 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 है। डिफरेंस बस इतना हो जाता है दोनों में कि ये फार्म में होता है, वो मिक्स्ड फॉरेस्ट में होता है। समझ रहे हो ना। चलिए आते हैं डेफिनेशन पे। तो फ्रेंड्स फार्म फॉरेस्ट्री में क्या होता है, ये एक ऐसा कल्टीवेशन है जिसमें हम हाई वैल्यू स्पेशली क्रॉप्स,
फॉरेस्ट कैनोपी के अंदर उगाते हैं, ठीक है, जो कि इंटेंशनली मॉडिफाइड होते हैं और मेंटेन्ड किए जाते हैं, ठीक है, वहीं के आप बोल सकते हो फार्मर या फिर वहां के ट्रेडिशनल पीपल द्वारा, ठीक है, जिसकी वजह से उसका ग्रोथ साथ ही साथ उसका प्रोडक्शन लेवल इनहैंस हो जाता है। समझ में आया? नहीं आया तो एक बार प्लीज आप इसको पॉज करके रिवाइंड कीजिए, फिर देख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पॉइंट पे, वो है रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री। देखिए फ्रेंड्स, नाम से ही क्लियर है, रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री का मतलब है कि किसी भी जगह पे फॉरेस्ट्री ना हो या फिर किसी भी पर्टिकुलर जगह पे फॉरेस्ट्री का निर्माण करना, यानी उसको फिर से उगाना जहां पे नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन भी वही कर रहा है। ये एक ऐसा प्रैक्टिस है फ्रेंड जिसमें हम फॉरेस्ट्री या उसका जो ऑब्जेक्ट होता है उसको उगाने का, राइजिंग का, जैसे फ्लावरिंग टीज हो गया या शेंट्स हो गया या मेनली शर्व्स हो गया, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। सर्व्स, फ्लावरिंग ट्री, सेंट्स, ये सबको उगाना एक पर्टिकुलर जगह पे, ये रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, और इसके प्रैक्टिस को हम रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री कहते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है? सीधी सी बात है, क्या करना? फॉरेस्ट को रिक्रिएट करना। कहां पे? अर्बन या रूरल पॉपुलेशन में, ठीक है। मतलब कि आपका गांव में हो गया या शहरों में हो गया, ऐसी जगह पे अगर आप फॉरेस्ट्री का निर्माण करते हो, उगाते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री कहते हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है अपना सिल्वीकल्चर। देखिए, सिल्वीकल्चर एक बहुत ही फैमिलियर वर्ड है, क्योंकि फॉरेस्ट्री से अगर आपने ये समझ लीजिए ना, फॉरेस्ट्री पढ़ने के बाद आपको, अगर आपको सिल्वीकल्चर समझ में नहीं आया तो आपको फॉरेस्ट्री पढ़ना बेकार है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए एग्जामिनेशन में इसका क्या वैल्यू होगा। फ्रेंड, सिल्वीकल्चर जो होता है, मैं डिफिनेशन बता दूं, अगर आपको पता है तो गुड, नहीं पता है तो सुन लीजिए आराम से, रिवीजन भी हो सकता है आपका। फ्रेंड्स, ये एक आर्ट है, ये एक ऐसा कला है, एक ऐसा साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक जगह, देखिए मैं पहले इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत दे दूं। सिल्वीकल्चर में क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, ये जनरली ट्राइबल पीपल्स करते थे, ठीक है। करते क्या थे वो लोग, एक जगह जब उनका उगा लेते थे क्रॉप, वहां पे हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग सब, मतलब उस जमीन का जब पूरा यूज कर लेते थे, तो उस जमीन को छोड़ के कहीं और चले जाते थे, ठीक है, कल्टीवेशन करने के लिए। फिर जब वहां कल्टीवेशन कर लेते थे, फिर तीसरे किसी एरिया में जाके वहां कल्टीवेशन करते थे, फिर चौथे, ऐसा करके वो घूमते रहते थे, एक जगह पर्टिकुलर कल्टीवेशन नहीं करते थे। उसको सिल्विक कल्चर कहते हैं, ठीक है। मैं बात समझ रहे हो ना? आप डिफिनेशन पर आते हैं। फ्रेंड्स, ये आर्ट है या साइंस है जिसमें हम ग्रोथ, कंपोजिशन, हेल्थ, क्वालिटी, फॉरेस्ट का कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और उसको स्टैब्लिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि ताकि हमारा जो भी डिजायर नीड्स है ना, जो हम चाहते हैं फॉरेस्ट से, जैसे फ्यूल हो गया, फूड हो गया, वुड हो गया, अदर अदर जो भी शेल्टर हो गया, जो भी हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट, डिजायर्ड नीड्स हो गए हमारे, वो हम पा सके, ठीक है, हमें वैल्यू मिल सके उस लैंड डोनर्स की, ठीक है। और जो सोसाइटी होती है किसकी, वाइल्ड हैबिटेट हो गई, या फिर टिम्बर हो गया, वाटर रिसोर्स हो गया, रिस्टोरेशन हो गया, ये सब का, या फिर सुटेबल बेसिस के होने पर जो भी हम स्टैब्लिश करते हैं, उसको सिल्वीकल्चर कहते हैं। कुछ हद तक समझ में आ रहा होगा आपको। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना सिल्वीकल्चर क्या होता है, आइडिया दिया था एक, तो आप उससे समझ सकते हो, अगर आपको डिफिनेशन समझ में नहीं आ रहा है तो। वैसे मैंने पूरी कोशिश की, अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जो है फ्रेंड्स बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट्री। फ्रेंड्स, बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट्री जो है वो टोटल इसमें मैंने 8 पॉइंट्स में कवर किए हैं। अगर आपके ये 15 मार्क्स में आते हैं, मैंने 10 मार्क्स को सोच के बनाया है इसको, अगर आपके 15 मार्क्स में पूछे जाते हैं तो नो डाउट आप इसको बड़ा कर सकते हो, हर एक
पॉइंट में आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर सकते हो उसके एडवांटेज को लेके। ओके, चलिए पहला पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स। पहला पॉइंट ये कह रहा है, देखिए सीधी सी बात है ना, आप ये सोचिए कि अगर आप एक आदि मानव है, एक आदिवासी हैं, आदिवासी हैं, तो फ्रेंड्स आप ये देख लीजिए आपको टोटली फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो देखिए फॉरेस्ट, आप उस नजरिए से सोचिए आपको फॉरेस्ट क्या क्या दे सकता है। ठीक है, पहला साफ हवा दे सकता है ताकि आप सांस ले सकें। ठीक है, दूसरा ये आपके एनवायरनमेंट को कूल ठंडा रखता है। ठीक है, ताकि आप सरवाइव कर सके इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। ओके, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। फॉरेस्ट जो है फ्रेंड्स हमें मदद करता है किस में, किसी भी क्लाइमेटिकल चेंजेस से फाइट करने में, उसके अगेंस्ट, उसको विरोध में। अब देखिए ऐसा होता है कि बारिश होने लगी बहुत तेज, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है, हमेशा सालों साल वर्षा होती रहती है। तो फ्रेंड्स उन जगह के जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं वो कैसे बचेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं ना, पेड़ों का काट के या फिर पेड़ों की मदद से जहाँ पे शेल्टर बना होता है वहाँ पे वो जाके शेड लेते हैं पेड़ों के अंडर, ताकि वो बचे रह सके उस मौसम में, पर्टिकुलर मौसम में। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है किसके प्रति, क्लाइमेट के प्रति। अगर मान लीजिए अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई या फिर अचानक से ठंडी पड़ने लगी, तो इंसान क्या करते हैं, या फिर ट्राइबल पीपल्स, मैं उसके हिसाब से सोच रहा हूँ, वो लोग क्या करते हैं कि पेड़ों के पत्तों का इस्तेमाल करके या उनके जो स्टेम होते हैं पेड़ों के, उनका इस्तेमाल करके वो कुछ ऐसे यूजफुल थिंग बनाते हैं ताकि वो क्लाइमेट से लड़ सके। तो ये एक तरह का हेल्प करता है फ्रेंड्स, फॉरेस्ट जो है वो हेल्प करता है क्लाइमेट के अगेंस्ट फाइट करने में। ठीक है, हमारा साथ देता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स फोर्थ पॉइंट पे, वो ये है फ्रेंड्स कि ये हमें बहुत सारी चीज़ देखता है, बहुत सारी चीज़ें देता है, जैसे कि आपकी खाना हो गया, लकड़ी हो गया, फ्यूल में आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, जलाने के, आग जलाने के लिए जो लकड़ी होती है उसको एज अ फ्यूल में मान रहा हूँ, वो आपको प्रोवाइड करता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ओके, फिफ्थ पॉइंट पे आता है, फॉरेस्ट जो है फ्रेंड्स वो हमें क्लीन वाटर ही प्रोवाइड करता है, जो हमें पीते हैं। आपको पता होगा कि हम तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन करते हैं थ्रू वेरियस प्रोसेस, जिसमें से एक सेडिमेंट्री प्रोसेस भी है। ठीक है, मिट्टी जमा देते हैं, जिसे सेडिमेंट्री प्रोसेस तो आपको पता होगा, हम एक जो गंदा पानी होता है उसको कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं, तो जो गंदगी होती है वो बैठ जाती है, जो ऊपर बच जाता है वो साफ पानी होता है, उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो सेम वैसे ही फॉरेस्ट में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो पहाड़ी इलाका होता है, फॉरेस्ट ज़्यादातर कहीं कहीं पे ऐसे भी होता है पहाड़ी इलाकों में आ जाता है, तो वहाँ से जो पानी ऊपर से नीचे आता है तो उस समय बहुत सारे रॉक या छोटे छोटे पार्टिकल्स से वो टकराता है, जिसकी वजह से पानी जो है साफ हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो हमें बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट्री में इंक्लूड करना चाहिए, वो ये है कि हमें क्लीन वाटर प्रोवाइड करता है। सिक्स पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि ये सॉइल को जहाँ है वहीं पर रखने में मदद करता है, हेल्प करता है। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपका फॉरेस्ट का ट्री ही हो गया। जितने ज़्यादा ट्री होते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे, वहाँ पे सॉइल इरोजन उतना ज़्यादा कम होता है। ठीक है, क्योंकि ट्री का जो रूट होता है वो सॉइल को पकड़ रखते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन न का बराबर होता है, तो इसमें मदद करता है वो। सेवंथ पॉइंट में आते हैं फ्रेंड्स, वो ये कह रहा है कि फॉरेस्ट जो है ना वो डोमेस्टिक एनिमल्स को फोडर प्रोवाइड करता है, यानी कि खाना प्रोवाइड करता है। वहाँ के जो यहाँ डोमेस्टिक एनिमल आप ये समझ सकते हो, गाय भेड़ ही नहीं, आप एग्रीकल्चर के नज़र से देखिए, सिर्फ काऊ या फिर गोट ही नहीं है जो डोमेस्टिक एनिमल में आते हैं, इंसेक्ट्स भी हो गए, या फिर आपके जो भी अदर छोटे से लेके बड़े तक एनिमल, टाइगर, लायन, डियर वगैरह वगैरह जितने भी आपके एनिमल्स हैं, उन सबको ये फूड यानी कि खाना प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, वो हर्बीवोरस हो या कार्निवोरस, सबको जंगल प्रोवाइड करती ही है किसी ना किसी माध्यम से। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। आठवां पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि फॉरेस्ट जो है वो एयर पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा कम करती है, ऑफसेट करती है। ऑफसेट का मतलब कम होता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया का। अगर आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा कि जहाँ पे पेड़ों का पॉपुलेशन ज़्यादा होता है वहाँ पे एयर का जो क्लीनिटी है, यानी कि साफपना जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आपने नोटिस किया होगा फ्रेंड्स कि अगर आपको पता हो तो मैं बताना चाहूँगा, पंजाब में एक बहुत पंजाब जो जगह है, जो स्टेट है, वहाँ से अगर आपका एयर क्लीन होगा वहाँ पे जगह पे, तो आपको सुबह सुबह
एकदम छत पे अगर आप जाओगे तो आपको पहाड़ी दिखेंगी, अगर एयर साफ होगा तो। ये कोरोना काल में जब सब चीज़ का लॉकडाउन हो गया था, सब चीज़ बंद हो गए थे, तो आपको पता होगा कि फैक्ट्रीज भी बंद हो गई थी बहुत सारी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बंद हो गया था। प्रोडक्शन बंद हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ कि चिमनियों से जो भी गंदा एयर निकलता था, ठीक है, जिसकी वजह से एयर पूरा पॉल्यूटेड रहता था, वो बंद हो गया। जिसकी वजह से क्या हुआ, कुछ महीनों में हमें दिखा फ्रेंड्स, न्यूज़ में भी ये रिपोर्ट आया था कि अब पानी के साथ साथ हवा भी साफ हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें स्मेल, साथ ही साथ पीने को साफ पानी मिल जाता है विदाउट एनी केमिकल एडेड सब्सटेंस। समझ रहे हो? आज देखिए जैसे जैसे लॉकडाउन खुला है, आपको ये भी पता चला होगा कि बहुत सारे जगहों पे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, मुझे ये लगता है कि सरकार को साल में एक बार, नॉट फॉर ऑल द ईयर, लेकिन साल में एक बार या फिर एक सप्ताह के लिए कम से कम लॉकडाउन लगाना चाहिए पूरे ही फैक्ट्रीज पे, ताकि पॉल्यूशन कम हो, साथ ही साथ हमारा इंडिया कुछ डेवलप करे, ठीक है, रेस्ट करे पॉल्यूशन को लेके। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट थे, ओके, जो मुझे मेंशन करने थे, जो कि बेनिफिट्स ऑफ एयर पोल्यूशन में आते हैं, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो है अपना टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री विथ एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो कि आपके एग्जामिनेशन में से पूछा जाता है। देखिए, मैं टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री विथ एग्जाम्पल अच्छी तरह से बता दे रहा हूँ। इसमें फ्रेंड्स तोड़ तोड़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि थॉर्न फॉरेस्ट क्या होता है, डिसीजर फॉरेस्ट क्या होता है, उसका एग्जाम्पल लिखिए। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है, उसका एग्जाम्पल लिखिए। माउंटेनियस फॉरेस्ट क्या होता है, उसका एग्जाम्पल लिखिए। तो मैं बारी बारी करके क्यों बताऊं, मैंने एक ही में टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री में इसको सवाल इंक्लूड कर दिया विथ एग्जाम्पल, आपको आसानी होगी समझने में। नो डाउट आपको ज़्यादा कुछ नहीं जानना है इसमें। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है, ये फॉरेस्ट जो होता है ना फ्रेंड्स, देखिए ये फॉरेस्ट जो होते हैं, सॉरी फॉर डैट, ये फॉरेस्ट जो होते हैं फ्रेंड्स, वो डेंस होते हैं, ठीक है, घने होते हैं। मैंने इसका इमेज नहीं डाला है फ्रेंड्स, ओके, मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि आप इसको इमेजिनेशन कर सकते हैं कि एवरग्रीन फॉरेस्ट कितने डेंस होते हैं, पूरे हरे भरे होते हैं। ये थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे रेनी सीजन होते रहता है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मल्टी लेयर होते हैं, ओके। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है, किसके रिस्पेक्ट में, अदर फॉरेस्ट के रिस्पेक्ट में, जैसे कि थॉर्न फॉरेस्ट, जैसे इसके डिसीजर फॉरेस्ट, ये सब के फॉरेस्ट के रिस्पेक्ट में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखा गया है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा वास्ट नंबर ऑफ स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ओके। जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स, ये फॉरेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा डेंस घना होता है, ठीक है, मल्टी लेयर होता है, मतलब कि बहुत सारे लेयर्स में बटा होता है। यहाँ के पेड़ छोटे बड़े सब हाइट के होते हैं, इसलिए मल्टी लेयर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हर्बेरियम भी होता है, यानी कि आप अगर जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा वास्ट वैरायटी होता है बायोडाइवर्सिटी का, यहाँ हर्बेरियम मतलब वही हो गया। बहुत सारे टाइप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, तो वो इसी में आ गया फ्रेंड्स। और मैंने एक और पॉइंट में मेंशन किया था कि ये जो फॉरेस्ट है वो ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा घनापन हो, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था, इसलिए आपको आसानी होगा समझने में। आगे एक और पॉइंट है फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन भी होता है इन सब फॉरेस्ट में, एक और डिमेरिट ये है कि यहाँ पे जो सरफेस होता है, सॉइल जो लैंड होता है, सरफेस होता है, वहाँ पे जो सनलाइट होता है वो बहुत कम या ना के बराबर पहुँचता है, ओके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम्पल हो गया फ्रेंड्स का, जहाँ ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड या फिर असम के कुछ पार्टों में पाए जाते हैं ये फॉरेस्ट, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है, अपने पॉइंट एग्जाम्पल में जरूर मेंशन करें इस पॉइंट को। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट फॉरेस्ट की ओर, जो कि है अपना थॉर्न फॉरेस्ट। फ्रेंड्स, थॉर्न फॉरेस्ट में क्या होता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा कैसे बताऊँ, डेंस है, लेकिन बहुत कम जगह डेंस पाया जाता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट से कम डेंस होता है, ठीक है, प्लीज़ इस बात को याद रखें। डेंस का मतलब ये, यहाँ का मतलब ये हुआ, ओके। यहाँ पे फ्रेंड्स स्क्रब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी कि भूसा घास ये सब, और वो हरे नहीं होते हैं, वो येलोइश करके होते हैं, और वो इतने छोटे होते हैं कि आपको लगेगा कि आप मिट्टी पे चल रहे हो, यानी कि जैसे सैंडी इलाका होता है ना, बालू पूरा रखा हुआ हो, सहारा डिजर्ट लाइक, वैसे ही मिट्टी और सॉइल दोनों का मिक्सअप जब कीजिएगा तो ऐसा लैंड बनता है, जो बाद में मैं इमेज में आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। उसको हम स्कर्ब लाइक वेजिटेशन कैरेक्टर बोलते हैं, ओके। जो कि फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा ड्राई होता है सब ट्रॉपिकल में, ठीक है।
और ये बहुत ही ज़्यादा वार्म गर्म टेम्परेट एरिया होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो सीजनल रेनफॉल होती है। सीजनल रेनफॉल का मतलब होता है फ्रेंड्स कि बहुत ही ज़्यादा साल साल में कभी कभार बारिश होगा या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। आप थॉर्न फॉरेस्ट से आप इमेजिन कर सकते हो कि वहाँ का लैंड कैसा होगा। देखिए मैं डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ। ओके, देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये स्टार्टिंग में ये आपका थॉर्न फॉरेस्ट है। ओके, आपने तो पहचान भी लिया होगा इसको। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉरेस्ट की ओर, जो है डिसीजियर फॉरेस्ट। सॉरी फॉर दैट, मैंने एग्जांपल नहीं बताया। एग्जांपल है फ्रेंड्स थॉर्न फॉरेस्ट का गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वो है डिसीजियर फॉरेस्ट। डिसीडियस फॉरेस्ट क्या है फ्रेंड्स? वो ये है, इसके आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। हर एक फॉरेस्ट में आपको बस उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। ओके, सो मेक योर पॉइंट वेरी केयरफुली। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। डिसीजन फॉरेस्ट में क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे टेम्परेट ब्लडी लीफ फॉरेस्ट होता है, ठीक है। मतलब कि आप ये समझ सकते हो ना कि यहाँ पे पतझड़ का मौसम रहता है। ये एक ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ पे पतझड़ का मौसम रहता है, लाइक दैट। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो बीच है, आप इमेज देख पा रहे होंगे ना, यहाँ पे ये ऐसा ऐसा मतलब फॉरेस्ट पाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है फ्रेंड्स जब पतझड़ का मौसम होता है, क्योंकि उस समय जो लीफ का कलर है ऑरेंज, ग्रीन, किसी का येलो, किसी का डिफरेंट कलर के होते हैं, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। ओके, तो ऐसा दिखता है फ्रेंड्स, इसलिए उसको टेम्परेट ब्रॉड लीफ कहा गया है। ओके, और फ्रेंड्स यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं वो डिफरेंट वैरायटीज़ के होते हैं। और यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट जो होता है, फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर के होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे लंबे पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ के जो ट्रीज होते हैं ना फ्रेंड, जैसा मैंने बताया कि वो साल में अपने पेड़ को, अपने लीव्स को लूज यानी कि छोड़ देते हैं, ठीक है, हर साल। अब कुछ एवरग्रीन फॉरेस्ट में ऐसा नहीं था। एवरग्रीन फॉरेस्ट में वो छोड़ भी सकते हैं, नहीं भी, ठीक है, दोनों चांसेस है। ज़्यादातर नहीं छोड़ते क्योंकि वहाँ पे हर साल बारिश होता रहता है, तो वहाँ पे नमी बनी रहती है, तो उसकी वजह से न्यूट्रिशन मिलते रहता है। लेकिन डिसीडियस फॉरेस्ट में क्या होता है कि इनका जड़ जो होता है लंबा होता है। किसी साल अगर पानी ना मिला तो इनके जो लीव्स होते हैं वो शेड होने लगते हैं, तो जिसकी वजह से ये कैरेक्टर इसमें आ गया है। फ्रेंड्स एक और बात, एक ऐसे एरिया में फ्रेंड्स पाए जाते हैं जहाँ पे वार्म मॉइस्चर हो, ठीक है, समर जैसा इलाका, और वहाँ पे कूल्ड विंटर भी हो सकता है। देखिए, या तो वो जगह वार्म मॉइस्ट समर हो सकता है, या तो आपका कूल विंटर होता है। और ऐसी जगह सिर्फ 3 जगह पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में कुछ और स्टेट्स या फिर जगह भी आ सकता है, मैंने सिर्फ 3 इंक्लूड किया है: उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। तो फ्रेंड्स ये सब जो रीज़न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इसको एज एग्जांपल याद कर लीजिए। अगर आपको डिसीज फॉरेस्ट में और कोई दिक्कत हो प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फ्रेंड्स आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, वो है मैंग्रोव फॉरेस्ट। देखिए मैंग्रोव फॉरेस्ट जो फ्रेंड्स एग्जांपल देता हूँ, मतलब एक इमेजिनेशन शॉट दे देता हूँ आपको। वो ये फ्रेंड्स कि एक ऐसे जगह पाया जाता है जहाँ पे पानी भरा हुआ होता है। मतलब इनका जो जड़ होता है ना, जैसे मान लीजिए आप अगर इनके फॉरेस्ट में जाओगे तो आपको ना कुछ इस तरह का इमेज दिखेगा, जैसा आप यहाँ पे ये साइड देख पा रहे होगे। देखिए ऐसा दिखेगा आपको, पानी से कुछ फुट ऊपर ही आपको स्टेम निकला दिखेगा और फिर लीफ रहेंगे पूरे, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो पेड़ रहते हैं ना, यहाँ पे जो पेड़ रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट होता है ना फ्रेंड्स, वो वार्म भी हो सकता है और कूल भी हो सकता है, दोनों होता है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें, मैंने इस पॉइंट को इसमें मेंशन नहीं किया है। फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसको वेट लैंड भी कहते हैं, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए भी है क्योंकि इसको वेट लैंड कॉमोडिटी ट्रॉपिकल एरियाज में कहा जाता है, ठीक है। ये जनरली पाए जाते हैं फ्रेंड्स आपके सुंदरबन या फिर वेस्ट बंगाल में, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट का मुझे एग्जाम्पल ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप डायग्राम में समझ गए होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ ये कि कैसे होते हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं मेंटेन फॉरेस्ट की ओर। फ्रेंड्स मेंटेन फॉरेस्ट में क्या होता है ना कि आपका
ये फॉरेस्ट माउंटेन से पाए जाते हैं, स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स में। यानी कि जैसे कि कोई भी पहाड़ है ना, तो पहाड़ के ये जो किनारे होते हैं ना, ये, हाँ, ये जो एरिया होता है ना, ये स्लोप, इसको कहते हैं स्लोप। तो ये स्लोप ऑफ द माउंटेन्स में पाए जाते हैं। ओके। और यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है इस रीजन में, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है, स्ट्रांगली इफेक्ट करता है किसको, हमारे इकोसिस्टम को। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ के जो टेम्परेचर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गिरते हैं, फॉल है, ये FALL फ्रेंड्स, फॉल, गिरते हैं। ठीक है, और इवेंचुअली इंक्रीज भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो इकोसिस्टम है वो स्टेरिटिफाई नहीं रहता है, यानी कि स्टेबल नहीं रहता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे वहाँ के जो लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एडवर्स कंडीशन में रहना पड़ता है। वहाँ पे कहीं कभी कभार क्या होता है फ्रेंड्स, सनफॉल, मतलब सॉरी, ये भी होता है आपके, स्नोफॉल भी होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर गिर जाता है, और सुबह में अगर धूप निकले तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब सडनली मौसम चेंज होने की वजह से बहुत सारे डिजीज़ या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन का इफेक्ट करते हैं। एक और बहुत बात फ्रेंड्स की, देखिए जैसे आप डायग्राम पे देख पा रहे हैं, यहाँ के जो इमेजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। ओके, और मैं जैसे बता पा रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं वो, जैसे आपने क्रिसमस ट्री में देखा होगा, वैसे ही पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पे। वो इसलिए होते हैं क्योंकि मान लीजिए बर्फ़ पड़ा, स्नोफॉल हुआ, तो पेड़ के लीफ पे वो स्नोफॉल जमा ना हो जाए, इसलिए उनका वैसा कैरेक्टर है, इसलिए वो ऐसे खुद को ढाल लिए हैं ताकि उसके ऊपर ना, अब देखिए मान लीजिए अगर स्नोफॉल उसके ऊपर ठहर जाता है तो उसकी वजह से दिक्कत ये होगा कि पेड़ का वजन बढ़ जाएगा, तो वो टूट भी सकते हैं या एक तरफ झुक सकते हैं, जिसकी वजह से उनको डिटैच किया जाना पड़ सकता है, या डिटैच हो जाते हैं वो अपने मेन पेरेंटल ट्री से। ठीक है, इसलिए उनका वैसा कैरेक्टर रहता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे मैंने बताया कि अलग अलग टर्म्स भी आ सकते हैं, जैसे माउंटेन फॉरेस्ट क्या होता है उसका एग्जांपल बताइए, एक अलग क्वेश्चन आ सकता है। डिसीडेड फॉरेस्ट क्या होता है, उसका एग्जांपल क्या है, उसका एग्जांपल बता दीजिए। फ्रेंड्स देखिए, माउंटेन फॉरेस्ट का मैंने एग्जांपल इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये हिली एरियाज में पाया जाता है। आप इमेजिन कर सकते हो कि हिली एरियाज कहाँ कहाँ है। ठीक है, हिमालयस। तो फ्रेंड्स चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जो है अपना एडवांटेज ऑफ सिल्वीकल्चर। जैसे मैंने सिल्वीकल्चर बताया आपको। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सिल्वीकल्चर अगर आपको वहाँ समझ में नहीं आया तो यहाँ पे आपको डायग्राम में क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो साफ साफ डायग्राम दिया हुआ है वो ये फ्रेंड्स कि देखिए यहाँ पे पहले क्या किया जाता है, किसी भी फॉरेस्ट का रीजनरेशन किया जाता है। देखिए वहाँ पे मैंने एक ट्राइबल पीपल का एग्जांपल लिया था, जो कहीं पे किसी पर्टिकुलर प्लेस पे क्रॉप को ग्रो करते थे, हार्वेस्ट करते थे, फिर वहाँ से चल के कहीं और जाके उसको ग्रो करते थे, फिर हार्वेस्ट करते थे। वैसे ही यहाँ पे भी है, यहाँ पे बस एक डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है। देखिए पहले कहीं पे भी रीजनरेशन किया गया या फिर पेड़ को उगाया गया, क्रॉप को लगाया गया, उसके बाद क्या किया गया, उसकी पूरी स्टैंडिंग टेंडिंग किया गया, यानी कि उसकी पूरी देखभाल की गई, मेंटेनेंस किया गया, हर चीज़ का देखभाल रखा गया कि उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं, या फिर और भी जो भी उसके एसेंशियल मेंटेनेंस के लिए ध्यान दी जाती है वो सब किया गया। उसके बाद जब हार्वेस्टिंग का टाइम आया फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसको हार्वेस्ट कर दिया गया। ठीक है, बताने कि उसको काट दिया गया, फिर दूसरी जगह पे जाया जाएगा और यही प्रोसेस सर्कुलेट होगा। इसी को हम सिल्वीकल्चर कहते हैं। डायग्राम में आप समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस पे। एडवांटेजेस फ्रेंड्स तीन ही है, मैंने ज़्यादा नहीं बताया है। जो पहला पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और वो ज़रूरी भी है ताकि वो जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं उसको बचा सके, कंजर्व कर सके। इसलिए फॉरेस्ट क्या करते हैं, जो जंगल झाड़ी होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं और पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ है वो कंजर्व हो सके, क्योंकि आप जान रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ गया है। कुछ ऐसे स्पीसीज़ हैं, तो उनको बचाने के लिए फॉरेस्ट क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको बचाया जा सके। पहला एडवांटेज ये। सेकंड एडवांटेज ये फ्रेंड्स कि इनका जो मेंटेन जो होता है, यानी कि वाटर साइकिल का जो मेंटेनेंस होता है नेचर में, वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। इसको किसी भी ह्यूमन का ज़रूरत नहीं है, मतलब कि कोई भी इंसान इसको मेंटेन कर करता है, ये अपने आप मेंटेन करते हैं वाटर साइकिल को। ठीक है, और उसको सर्कुलेट करते हैं परफेक्टली। ओके, ये तो सेकंड पॉइंट हो गया। आते हैं थर्ड पॉइंट पे फ्रेंड्स, वो ये है कि ये जो है ना
फ्लड से प्रिवेंट करता है, यानी कि बचाता है, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। देखिए पता है आपको पता ही है फॉरेस्ट कितना ज़्यादा घना और डेंस होता है। तो उसकी वजह से क्या है फ्रेंड्स कि ये फ्लड से बहुत ज़्यादा बचाव करता है। अगर मान लीजिए मैं एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, चलिए इसी डायग्राम में ले लेता हूँ। इमेजिन कीजिए कि ये एक जंगल है, ठीक है, और अगर मान लीजिए यहाँ तक भी पूरा फ्लड अगर इस जंगल को तबाह कर देता है, तो ये जो एरिया बच गया है ना फ्रेंड्स, इसमें आपके वाइल्ड लाइफ, साथ ही साथ आपके जो भी बचे हुए बायोडाइवर्सिटीज हैं, ऑर्गेनिज्म स्पीसीज हैं, वो यहाँ पर रह सकते हैं। और आफ्टर फ्यू ईयर्स क्या होगा कि आपके जो क्या कह सकते हो आप, ट्रीज वैनिश हो गए थे फ्लड की वजह से, वो फिर यहाँ ग्रो करने लगेंगे, तो फिर वो वाइल्ड लाइफ चाहे तो यहाँ पे स्टैब्लिश हो सकते हैं। तो इन शॉर्ट फ्रेंड्स, फ्लड को फ्लड से बचने के लिए भी प्लांट्स ने, यानी कि सॉरी फॉरेस्ट ने उसका इंतज़ाम करके रखा है। ठीक है, सिल्वीकल्चर में ये था। अगर आपको हो सकता है मैंने जो एक्सप्लेन किया हो एडवांटेज वो इससे रिलेटेड ना हो, तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आसान वर्ड रखा है इसलिए आपको आसानी समझ में आएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है अपना कुछ ही टॉपिक्स है। ये मैंने बाद में इसलिए रखे हैं क्योंकि ये आसान है, हार्ड से मैंने शुरू किया तो मैं आसान पे आ रहा हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आए। फ्रेंड्स, पहला है आपका फॉरेस्ट रीजनरेशन, फिर है आपका नेचुरल रीजनरेशन, आर्टिफिशियल रीजनरेशन, पोलार्डिंग और कॉपिंग। देखिए मैं शॉर्ट में सबको बता देता हूँ क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं है सब में। ओके फ्रेंड्स, बात यह है कि फॉरेस्ट रीजनरेशन में क्या होता है कि किसी भी फॉरेस्ट को रीजनरेट करना, जैसे मैंने पीछे बताया था वो टर्म, हाँ सेम है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। ये एक ऐसा प्रोसेस है फ्रेंड जिसमें हम नया ट्रीज या सीडलिंग को स्टैब्लिश करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे आफ्टर फ्यू ईयर्स पूरा का पूरा एक फॉरेस्ट ट्री जो है वो स्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है, और उसको बाद में हार्वेस्ट कर लिया जाता है जब वो मर जाता है या फिर आग लग जाता है उनमें, उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है और फिर वहाँ पे नए ट्रीज उग जाते हैं। इसको हम रीजनरेशन कहते हैं, और ये एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट में हो रहा हो तो उसको रीजनरेशन कहते हैं, फॉरेस्ट रीजनरेशन कहते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, ये जो हार्वेस्टिंग प्रोसेस, यानी कि जो जंगल में जो पेड़ खत्म हो जाते हैं, वो किसी भी तरह के किसी भी तरह से हो सकते हैं। आग लगने की वजह से हो सकते हैं, इंसेक्ट को ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से हो सकते हैं, मतलब इंसेक्ट द्वारा ज़्यादा पेड़ कंज्यूम करने की वजह से, या कोई भी डिजीज एक पर्टिकुलर टाइप के क्रॉप को इफेक्ट कर रहा है पूरे फॉरेस्ट में, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये एक फॉरेस्ट रीजनरेशन का छोटा सा डेमोस्ट्रेशन था। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है अपना नेचुरल रीजनरेशन। देखिए नेचुरल रीजनरेशन बहुत इजी प्रोसेस है, ये एक ऐसा इजी डेफिनेशन है, ये एक ऐसा प्रोसेस है फ्रेंड्स, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हम किसी भी एक छोटे शूट आप यहाँ पे सीड समझ सकते हो, ठीक है, सीड से अगर पूरा का पूरा एक प्लांट जर्मिनेट कर जाता है, ग्रो कर जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल रीजनरेशन। क्योंकि वो नेचुरली किया है, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर का उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो ह्यूमन हो या फिर आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें। ओके, प्लीज इस बात को ध्यान दे। नेचुरल रीजनरेशन में अगर कोई भी एक सीड ऑटोमेटिकली खुद से थ्रू नेचुरली अगर वो प्रोड्यूस हो रहा है, ग्रो कर रहा है नेचर में, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल रीजनरेशन। आर्टिफिशियल रीजनरेशन में क्या होता है फ्रेंड्स कि वही प्रोसेस अगर कोई इंसान कर रहा है किसी पर्टिकुलर जंगल में, तो उसको आर्टिफिशियल रीजनरेशन कहेंगे। जैसा देखिए डेफिनेशन में वही कहा गया है कि एक ऐसा प्रोसेस इसमें हम प्लांट करते हैं ट्री के सीडलिंग को, ठीक है, या सीड्स को, क्या करने के बाद, हार्वेस्टिंग करने के बाद, ठीक है, बहुत सारे पेड़ों को काटने के बाद, जब मतलब देख लीजिए इंसान क्या करते हैं, बहुत सारे पेड़ काटने के बाद कुछ एफॉरेस्टेशन भी करते हैं, वहां पे प्लांट लगा देते हैं। यानी कि कुछ लोगों का ऐसा सिद्धांत होता है कि दो पेड़ लगाओ तब एक पेड़ काटो, ठीक है। तो ये फिलॉसफी लेके जो चलते हैं, वो जब हार्वेस्ट करते हैं तो जो वो प्लांट का जो स्टैब्लिशमेंट करते हैं उसको आर्टिफिशियल रीजनरेशन कहते हैं, ठीक है। अब वो जो भी स्पाउट या सीड वो स्टैब्लिश कर रहे हैं वो नेचुरली रीजनरेट करेगा, ठीक है, लेकिन
लेकिन लेकिन लेकिन एक पॉइंट बता देता हूं इसमें डिफरेंस दोनों में। देखिए, दोनों का जो स्टैब्लिशमेंट है ना वो डिफरेंट प्रोसेस से होता है, इसलिए दोनों में डिफरेंस आ जाता है। आर्टिफिशियल रीजनरेशन में जब स्टैब्लिशमेंट होता है तो वो एक एक्सटर्नल फैक्टर द्वारा किया जाता है, सच एज ह्यूमन। लेकिन नेचुरली रीजनरेशन में फ्रेंड्स वो नेचुरली रीजनरेट करता है, ठीक है, उसमें कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर कोई वर्क नहीं करता है उसके स्टैब्लिशमेंट में, ठीक है, इस बात का प्लीज ध्यान रखें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। पोलार्डिंग, पोलार्डिंग क्या होता है फ्रेंड्स? पोलार्डिंग जो है एक प्रूनिंग सिस्टम प्रोसेस है, ठीक है, प्रूनिंग सिस्टम प्रोसेस है। प्रूनिंग सिस्टम प्रोसेस मतलब कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके, मैंने हॉर्टिकल्चर में बताया था, नो डाउट आपके जो अभी हॉर्टिकल्चर के नोट्स अपलोड हुए हैं उसमें भी आप देख सकते हो, अगर आपके प्रवीण सर ने बताए होंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले होंगे ट्रेनिंग प्रूनिंग उस रिलेटेड क्वेश्चंस, तो आप प्रूनिंग एक बार उसमें समझ लीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वरना मैं यहाँ पे सिर्फ पोलार्डिंग आपको बता देता हूँ। पोलार्डिंग फ्रेंड्स एक प्रूनिंग सिस्टम है, ठीक है, आप उस वीडियो में समझ लीजिएगा, मैं उससे अभी डील नहीं करने वाला क्योंकि वो ज़्यादा डिफिनेशन ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपको लिए, इसलिए मैं बस प्रूनिंग टर्म यूज़ कर रहा हूँ, आप उस वीडियो लेक्चर में देख लीजिएगा। फ्रेंड्स प्रूनिंग जो होता है एक ऐसा, सॉरी, पोलार्डिंग जो होता है फ्रेंड्स वो एक प्रूनिंग सिस्टम है जिसमें हम प्लांट का जो अपर ब्रांचेस होता है ना, जैसे प्लांट का ये जो प्लांट है ये इसका जो अपर पार्ट होता है, यानी कि ये सब, ये इसको हम काट देते हैं, ठीक है, मतलब इसके जो इंटरनोड्स होता है ना वहां से इसको काट देते हैं, ओके। उसके बाद क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, हम काटने के बाद होता है क्या है, इसकी वजह से जो घनापन होता है ना पेड़ों में, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे ट्री जो होते हैं बहुत ज़्यादा घना हो जाते हैं, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ कितना घना होता है, कितना डेंस होता है, तो आप क्या कीजिएगा, ग्राउंड लेवल से कुछ लेवल ऊपर, जैसे ये ग्राउंड लेवल है ना, ये ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ से बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टेम्स या लीफ निकले होंगे, तो आपको क्या करना है ना, उसको काट देना है, ऐसे ऐसे करके काट देना है, ठीक है, लेकिन ग्राउंड से कुछ लेवल ऊपर, ठीक है, अब ग्राउंड के लेवल के पास जो आपके लीव्स होंगे उसको नहीं कुछ करना है, उसके ऊपर का जो लीफ है उसको काट देना है, ठीक है, इसको हम पोलार्डिंग कहते हैं, इस प्रोसेस को हम पोलार्डिंग कहते हैं। वो इसलिए किया जाता है ताकि आपके जो ट्री होता है उसको प्रॉपर शेप दिया जा सके, ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है आपका कॉपीसिंग। फ्रेंड्स कॉपीसिंग क्या होता है ये मैं बता दूं। कॉपीसिंग फ्रेंड्स एक ट्रेडिशनल मेथड है, सॉरी फॉर दैट फ्रेंड्स, कॉपीसिंग जो है वो एक ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, जो कि वुडलैंड मैनेजमेंट के लिए किया जाता है, वरना लकड़ियों के मैनेजमेंट के लिए किया जाता है, जिसकी वजह से जो बहुत सारे स्पीसीज का कैपेसिटी होता है एक प्रॉपर ट्री में उसको मेंटेन किया जा सके, साथ ही साथ जो शूट या फिर स्टम्प्स या रूट्स जो निकलते हैं आपके ट्रीज से उसको कट डाउन कर सके, ठीक है। आप ये समझ जाइए, आप ये समझ जाइए कि पोलार्डिंग या कॉपिसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ट्री का मेंटेनेंस करते हैं। वो कॉपिसिंग जो है ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड लेवल पे किया जाता है, आपके ट्रीज हो गए या फिर आपके स्टम्प्स हो गए या फिर आपके शूट हो गए, समझ रहे हो ना मेरा बात। और जो पोलार्डिंग है वो अपर लेवल पे किया जाता है, यानी ग्राउंड से ऊपर वाला जो आपका पोर्शन होगा ना ट्री का उस पर किया जाता है, समझ रहे हो। नाउ इट्स क्लियर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डोंट वरी, आपके जो हॉर्टिकल्चर जो फोकस बैच है हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट का, उसमें प्रवीण सर आपको प्रूनिंग के बारे में पक्का बताएंगे। और प्रूनिंग अगर आप समझ गए और ट्रेनिंग समझ गए तो कॉपिसिंग और पोलार्डिंग में ज़्यादा अंतर नहीं है, ओके। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। अगर आपने देख लिया है तो वेरी गुड, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार जाकर जरूर चेकआउट करें उसको। फ्रेंड्स आते हैं डोमिनेंट ट्री में, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। फ्रेंड्स देखिए, मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में क्राउन क्लासिफिकेशन बताऊंगा, उसका एक पार्ट है डोमिनेंट ट्री, ठीक है। बहुत सारे वैरायटीज ऑफ ट्री है, क्लासिफिकेशन है, आप प्लीज उसको जरूर देखिएगा क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ क्राउन क्लासिफिकेशन जो है आपके फॉरेस्ट्री के एग्जामिनेशन में पक्का आएगा। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो सारे टीचर दागते हैं अपने स्टूडेंट पे। तो अगर आपने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आप उसका सोल्यूशन लिख लीजिएगा, वरना ब्रह्मास्त्र आपको घायल कर देगा। तो फ्रेंड्स चलते चलते इस टर्म पे जो है अपना डोमिनेंट ट्री। फ्रेंड्स ये जो टर्म है डोमिनेंट ट्री, इसका मतलब भी होता है कि ये एक ऐसा ट्री है, ठीक है, ये ट्रीज जो होते हैं, डोमिनेंट ट्रीज जो होते हैं वो लार्जर ट्रीज होते हैं, ठीक है, और वो मेन कैनोपी जो होता है ना,
किसी भी ट्री का, वहाँ पे वो स्टैंड करते हैं। अब कैनोपी क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि कैनोपी बताना सॉर्ट ऑफ अलग थिंग, क्योंकि कैनोपी आपको पता होना चाहिए। मैंने बहुत बार बताया है कैनोपी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि डोमिनेंट ट्रीज क्या होता है। डोमिनेंट ट्री जो होता है फ्रेंड्स, वो एक और पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है मैंने कि डोमिनेंट ट्री फ्रेंड जो होता है ना, वो एक लार्ज क्राउन है, क्योंकि क्लासिफिकेशन में इनका औहदा जो होता है सबसे ऊपर होता है। क्यों होता है, मैं जब क्राउन ऑफ क्लासिफिकेशन बताऊंगा तो उसमें मैं आपको मेंशन कर दूंगा। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। और ये जो है फ्रेंड जो है ना, ग्रू फास्टर, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, ठीक है, अदर नेबर्स यानी कि अदर ट्रीज के मुकाबले। ओके, और इसके एग्जांपल हो गए वेस्टर्न यूरोप, यानी कि ये वेस्टर्न यूरोप में पाए जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। फ्रेंड्स ये आखिरी क्वेश्चन है और आखिरी स्लाइड है इस वीडियो लेक्चर का। फ्रेंड्स ये है डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रीजनरेशन। फ्रेंड्स नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रीजनरेशन का डिफरेंस आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन डिफरेंस पे भी आ सकता है या उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं 15 या 10 मार्क्स से। तो अगर आपको डिफरेंस भी पता होगा ना, तो आप मेंशन कर सकते हो, उसमें ऐड कर सकते हो, आपके लिए आसान होगा। डोंट वरी, मैं कंपैरिजन कर दूंगा इसके लिए, ताकि आपको नेचुरल रीजनरेशन और आर्टिफिशियल रीजनरेशन अच्छी तरह समझ में आए। अगर आपको डिफरेंस समझ में आ गया तो ये आसानी से आ जाएगा। फ्रेंड्स पहला पॉइंट, फ्रेंड नेचुरल रीजनरेशन जो होता है ना, वो स्लोली रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, लेकिन जो आपका आर्टिफिशियल होता है वो क्विकली ग्रो करता है, जल्दी रिजल्ट देता है। सेकेंड पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि इसमें बहुत ही ज़्यादा वैरायटी यानी कि डिफरेंट स्पीसीज पाए जाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, और ये नेचुरली होता है। जबकि फ्रेंड्स आर्टिफिशियल रीजनरेशन में क्या होता है कि वहाँ पे जो स्पीसीज होते हैं वो कंपोस्ट होते हैं और वो रेगुलेटेड भी हो सकते हैं, यानी कि आप ये समझ लीजिए ना कि एक जगह पे अलग अलग वैरायटी नहीं पाए जाते हैं, इसके जस्ट उल्टा, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये फ्रेंड्स कि यहाँ का सॉइल जो होता है वो लेस एक्सपोज्ड होता है, यानी कि सॉइल को कम से कम डिस्टर्ब किया जाता है, यानी कि सॉइल को ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व किया जाता है नेचुरल रीजनरेशन में, क्योंकि वो नेचुरली हो रहा है। जबकि फ्रेंड्स आर्टिफिशियल रीजनरेशन में क्या होता है कि सॉइल को डिस्टर्ब किया जाता है, यानी कि सॉइल को पहले तो गड्ढा खाना जाता है, फिर उसमें पेड़ लगाया जाता है, फिर गड्ढे को भरा जाता है। तो ये एक सॉइल को डिस्टर्ब करने वाला कैरेक्टर हो गया, तो जो कि आर्टिफिशियल रीजनरेशन में किया जाता है, नेचुरल रीजनरेशन में नहीं किया जाता है। फोर्थ पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि नेचुरल रीजनरेशन जो है वो आपके रिस्क या फिर डैमेज किसके द्वारा, पेस्ट या डिजीज द्वारा जो किया जाता है उसको घटा जाता है, रिड्यूस कर देता है। जबकि आर्टिफिशियल रीजनरेशन में क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रैपिड रिजल्ट देखा जाता है, किसके द्वारा, आपकी वीड्स या फिर अदर कुछ कैरेक्टर्स द्वारा, ठीक है। आप ये बात ध्यान रखिए कि नेचुरल रीजनरेशन में भी आपके वीड्स रहते हैं उसके आसपास, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल में इफेक्ट करते हैं। आप इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। वो है, ये है नेचुरल रीजनरेशन में कि यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती यील्ड की, मतलब यहाँ पे कितना प्रोडक्शन होगा इसका कोई निश्चिंत मास या फिर निश्चिंत क्वांटिटी नहीं होती है। जबकि आर्टिफिशियल रीजनरेशन में क्या होता है कि एक बेटर यील्ड रिसीव होता है, ठीक है, नेचुरल रीजनरेशन के कंपैरिजन में। सिक्स पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स, वो ये है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एडवांस ग्रोथ अचीव किया जाता है, ठीक है, नेचुरल रीजनरेशन में। लेकिन आर्टिफिशियल रीजनरेशन में क्या किया जाता है कि कोई भी एडवांस ग्रोथ नहीं देखा जाता है, ठीक है, नेचुरल रीजनरेशन के कंपैरिजन में। आते हैं फ्रेंड सेवेंथ पॉइंट पे, वो ये है आपका कि यहाँ पे जो मेंटेनेंस किया जाता है ना, मेंटेनेंस जो किया जाता है आपका किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप का, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कोई होता नहीं है, नेचर कर रहा है ना, वो खुद ब खुद हो रहा है। लेकिन आर्टिफिशियल में क्या होता है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर आदमी होता है जो उसका देख रेख करता है, तो वहाँ का जो मेंटेनेंस और सुपरविजन होता है वो बहुत ज़्यादा आसान होता है, जबकि यहाँ पर नहीं होता है नेचुरल रीजनरेशन में। फ्रेंड्स आते हैं आठवां पॉइंट पर, वो ये है कि ये इकोनॉमिकल है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा चीप मेथड है, पैसा वैसा कुछ खर्चा नहीं होता है, मतलब ये है। जबकि फ्रेंड्स आपके आर्टिफिशियल रीजनरेशन में क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड है, वहाँ पे पैसा खर्चा होता है, क्योंकि उसको इस्टेब्लिश किया जाता है एक इंसान द्वारा, पैसा तो लगेगा ना। चलिए फ्रेंड्स आते हैं 9 पॉइंट पे, और आखिरी पॉइंट पे ये है कि यहाँ पे सारे के सारे क्लासेस के या एजेस के, आप जो बोलो, ट्री जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जबकि आपके ज़रूरी नहीं है कि आर्टिफिशियल रीजनरेशन में वो हो, ठीक है, वहाँ पे
एजेड प्लांटेशन भी हो सकते हैं। देखिए कहने का ये मतलब है ना कि यहाँ पे सारे के सारे आप देखो, छोटे बड़े, ठीक है, या सबसे बड़े हाइट के हिसाब से आप देख लो तो आपको सारे ट्रीज मिल जाएंगे नेचुरल रीजनरेशन में, लेकिन आर्टिफिशियल में नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक टाइम पे ही आपको सारे ट्रीज को स्टैब्लिश करना पड़ता है एक पर्टिकुलर एरिया में। लेकिन नेचुरली में ऐसा नहीं होता है। नेचुरली में किसी भी टाइम कभी भी कोई भी ट्री ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एज एज से मतलब है, प्लीज आप इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहाँ तक ही। अगर आपको इस क्वेश्चन में या इस वीडियो लेक्चर में कोई भी डाउट हो फोकस बैच से रिलेटेड, जो है जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए स्टार्ट किया है स्पेशली, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक का बटन हिट करके। फ्रेंड्स, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन हिट कीजिए, और आप प्लीज़ हमारे चैनल ज़रूर विजिट कीजिए। आप अगर हमारे वीडियो लेक्चर नहीं देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा फोकस बैच से रिलेटेड जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट किया है, स्पेशली अगर आप हो उसमें तो आप ज़रूर चेकआउट करो। क्यों? क्योंकि ये आपके कमिंग सेमेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रिवीजन चाहिए तो ये क्विक रिवीजन है अच्छी तरह से। और क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये मैं हर वीडियो लेक्चर में हमने पूरी कोशिश की है कि हम सारे क्वेश्चंस को आपको मेंशन करते रहें, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स, सी टाटा बाय बाय, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स। तब तक के लिए सी टाटा बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में जब लाऊंगा इसका पार्ट 2, तो पार्ट 2 में क्या होगा फ्रेंड्स कि मैं वो आखिरी वीडियो होगा फॉरेस्ट्री का, और उसमें मैं सब मेंशन कर दूंगा। देखिए इसमें आपका आधा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, और आधा जो बच गया है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द खत्म करके अपना आगे का सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है आगे नेक्स्ट, ताकि आपका भी जल्दी जल्दी सिलेबस कवर हो पाए। फ्रेंड्स, तब तक ले शेयर टाटा बाय बाय, और जिसका परसेंटेज ज़्यादा रहेगा सब्जेक्ट का वो मैं जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शेयर टाटा बाय बाय।